हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर हमने आपका जो सोशियोलॉजी है वो कंप्लीट करवा दिया है, तो अब आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आपको एजुकेशन का चाहिए, शिक्षा शास्त्र का चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस का चाहिए, हिंदी का चाहिए। तो लगातार बैक टू बैक हम आपके लिए सॉल्व क्वेश्चन पेपर की तरह लेकर के आ रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसको पूरा सॉल्व करवा रहे हैं। तो अगर आप अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल। अगर आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी इससे हेल्प हो सके। तो आज हम आपका एजुकेशन कंप्लीट करवाने वाले हैं, बीए थर्ड ईयर के एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्र का पेपर 2 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल सके। आपके पास अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल सके, आपके माइंड में कुछ चीजें समझ में आ सके, जिससे कि आपको अगर रटा हुआ भी नहीं है आपका ना, तो आप अच्छे तरीके से लिख सकें। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपके सामने कुछ क्वेश्चंस एंड इनमें से एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या भी कुछ भी आपको पूछना है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे जो है सतत शिक्षा के बारे में पूछा हुआ है, और जो आपका सेकंड पेपर ही है वो सतत शिक्षा से रिलेटेड है, कि जो एक रेगुलर एजुकेशन के बारे में बात किया गया है, कि मतलब लगातार जो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि एजुकेशन की आप अगर परिभाषा के बारे में बात करोगे कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा अपने आप में क्या है, एक आजीवन प्रक्रिया है जो जीवन भर एक एक एक्सपीरियंस से हम सीखते जाते हैं। वो सब कुछ एजुकेशन के अंतर्गत ही आता है, चाहे वो औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक हो सकता है, जो है निरौपचारिक हो सकता है, लेकिन जो भी चीजें हम सीखते चले जा रहे हैं अपनी पूरी लाइफ में वो एजुकेशन कहलाएगा। तो जब हम पूरी लाइफ भर सीखते चले जा रहे हैं तो हमारा एजुकेशन एक टाइम पर जाकर के क्या हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, हमारा एजुकेशन लगातार चलता जा रहा है। तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, सतत शिक्षा कहेंगे, कंटिन्यू लर्निंग कहेंगे। तो इससे आप क्या समझते हैं सतत शिक्षा से, और सतत शिक्षा के उद्देश्य और क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, इस क्वेश्चन को मैं बता दूं आपको, ईयर्स में गिना दूं, 2004 में, 5 में, 6 में, 15 में, 18 में, 2020 में, 6 में, 15, 7, 7, 8, 10, मतलब रिपीटेड पूछा गया, 11, 11, 12, 19, 12, 15, 20, 12, 17, 18, 19, मतलब लगातार एक एक ईयर में 2, 2, 3, 3, 4, 4 यूनिवर्सिटीज में लगातार ये पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझते हैं कि सतत शिक्षा क्या है। तो सतत शिक्षा अपने नाम से ही ये पता चल रहा है कि ये क्या कह रहा है, कि जैसा उसका नाम है उसी के अनुसार इसका तात्पर्य भी है। सतत मतलब होता है क्या, कोई चीज अनवरत चल रही हो, कोई चीज क्या हो, निरंतर चले, लगातार चले, और इस प्रकार इसे लगातार अनवरत शिक्षा के रूप में भी हम देख सकते हैं। यानी कि इसको हम एक तरीके से, जैसे शिक्षा का एक अर्थ है आजीवन प्रक्रिया, तो इसको हम लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की तरह भी ले सकते हैं। ओके, सतत शिक्षा इस नवधारणा पर आधारित है कि लोगों को शिक्षा उस दिन समाप्त नहीं होती है जिस दिन वो औपचारिक प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि इन्होंने 10th कर लिया, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, वो उस दिन खत्म नहीं होती है, बल्कि यह लगातार चलती रहती है। और ये एक आजीवन प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के मृत्यु पर ही जाकर के खत्म होती है। यानी कि उसकी प्रक्रिया क्या है, लगातार चलती रहती है। तमाम सारे विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी हुई है। इस पर अपना राय रखते हुए बी घोष महोदय क्या कह रहे हैं, समझिएगा। ये कहते हैं कि सतत शिक्षा की अभिव्यक्ति एक व्यापक आशय का परिचायक है। इसका अर्थ है शैक्षणिक अनुभवों को प्रौढ़ प्रतिभागियों को उनकी आवश्यकता और रुचियों के अनुसार प्रदान करना। कि एक प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से, मतलब कि एक बड़े हो जाने के बाद कुछ अलग एजुकेशन देना पड़ेगा ना, कुछ उनको जीवन में आजीविका कमाना है, कुछ चीजें सीखनी है, कुछ प्रोफेशन में जाना है, कुछ करना, कुछ अपनी फैमिली के लिए करना है, तो उसके लिए उनको जिस टाइप की शिक्षा की जरूरत है उसको कहते हैं हम प्रौढ़ शिक्षा। तो उस क्षेत्र में भी लगातार शिक्षा को देना ही जो है सतत शिक्षा कहलाता है। तमाम सारे विद्वान हैं इसमें, जो है सतीश चंद्र कहते हैं कि सतत शिक्षा जो है वो व्यक्तियों को इस योग्य बनाती है कि वो अपने जो उपयुक्त कौशल है, योग्यताएं हैं और अभिवृत्तियां हैं उनका विकास कर सके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सतत शिक्षा के बारे में ये चीज कही गई है। अब अगर हम बात करें कि इसके उद्देश्य या क्षेत्रों की या विशेषताओं के बारे में बात करें, तो इसका जो है शिक्षा मीनसी जो है क्राफ्टले और दैवे ने सतत शिक्षा को की विशेषताओं के बारे में बात किया है कि यह एक प्रकार की समग्र शिक्षा यानी कि टोटल एजुकेशन है। सतत शिक्षा जो है समन्वित है, इंटीग्रेटेड है, यह लोकतांत्रिक है, यह लचीली है, यह जो होता है ये स्वपूर्ति की शिक्षा होती है। यानी कि एक टाइम पीरियड तक 10th तक 12th तक आपको मार मार के पढ़ाया जाता है कि हाँ तुम्हें पढ़ना है, मतलब ये तुम्हें बेसिक नॉलेज एक हो जाना चाहिए, एंड उसके बाद आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, कौन सी फील्ड में जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई होती है। आप चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता है। तो जबरदस्ती आपके माँ बाप आपके ऊपर पैसा फूंक सकते हैं लेकिन आपके लिए रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। तो ये होता है कि मतलब ये आप स्वपूर्ति से करते हो, आप सेल्फ फिलिमिट में करते हो, ये फ्लेक्सिबल अपने आप में हो जाता है। अगर इसके महत्व के बारे में बात करें तो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
साक्षरता के प्रसार प्रसार के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक व्यक्ति है जिसने हो सकता है बचपन में उसको कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रही हो जिस वजह से उसने एजुकेशन नहीं हासिल कर पाया, तो वो बड़े होने के बाद भी एजुकेशन ले सकता है। वह है व्यक्तिगत उत्थान के लिए, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए, जनसंख्या जो है वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए, पिछड़े और दलित वर्ग को की दशा सुधार करने के लिए, जीवन पर्यंत शिक्षा का लाभ उठाने के लिए, ये सारी चीजें हैं जिसके लिए जो है एजुकेशन का ये उद्देश्य है, सतत शिक्षा का ये उद्देश्य है। और इन क्षेत्रों में ये चीज क्या होती है, फैलती है, जाती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लगातार जीवन में चलने वाली जो क्रियाएं, जो शिक्षा है, उसको हम सतत शिक्षा कहते हैं। इसका उद्देश्य है कि जीवन के हर एक फील्ड में व्यक्ति सीखता रहे और सीखने का जो एक प्रोसेस है वो खत्म ना हो। कहते हैं जिसने जिंदगी में सीखना बंद कर दिया ना, उसने जीतना बंद कर दिया, और जिसने जीतना बंद कर दिया उसने जीना बंद कर दिया। उसकी जिंदगी में होगा क्या, जब आप सीख ही नहीं रहे हो, एक आप स्टेबल हो गए हो, और जो व्यक्ति स्टेबल हो गया है ना, जैसे एक पानी ठहर गया ना, तो वो गंदा ही हो जाएगा। तो जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ ग्रो होना चाहिए, और ग्रो होने के लिए आपके सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सतत शिक्षा का ये क्षेत्र या उद्देश्य के बारे में हम कह सकते हैं। अब बात करें सेकंड जो क्वेश्चन आपका है कि सतत शिक्षा जो है वो व्यक्तिगत विकास के लिए किस प्रकार सहायक है। जो सतत एजुकेशन है, सतत शिक्षा है, ये व्यक्तिगत जो विशेषता है या व्यक्ति के बारे में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, व्यक्तिगत विकास के लिए सहायक होता है। तो देखो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो शिक्षा का जो संबंध है ये मानव जगत से है। आपको पता है कि मनुष्य के लिए ही शिक्षा है, जानवरों के लिए तो है नहीं। मानव जगत का प्रारंभ अत्यंत प्राचीन काल से हुआ है, और मनुष्य का जो है शिक्षा के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। शिक्षा के विभिन्न रूपों में सतत शिक्षा एक प्रणाली है, एक सिस्टम है जो कि एक आजीवन पर्यंत चलती रहती है। जो एक व्यक्ति है जिसने अपना कुछ चीजें सीख लिया है, लेकिन उसको अपने जीवन में और भी आगे बढ़नी है, उसको अपना मतलब जैसे कि सतत शिक्षा का माध्यम क्या है कि इसमें आप जो सीखना चाहते हो, आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, उस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी, उस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको चीजें समझाई जाएंगी। तो आपको अब देखना होगा कि आप क्या चाहते हो। तो इसमें क्या अर्थ है कि अगर व्यक्ति चाहता है कि वो विकास करना चाहे, नहीं तो आप जाकर मजदूरी करो, आप कोई काम करोगे, आप कहीं पर मेहनत करोगे जिससे आपकी रोजी रोटी चल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको जिंदगी में ग्रो करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने पर्सनालिटी को निखारना, कहते हैं ना व्यक्तिगत विकास क्या है, मतलब अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनालिटी का, अपने आप का विकास, यानी कि सतत शिक्षा से हमेशा क्या होता है, आपके व्यक्तिगत विकास होता है। कि आप जब चाहते हो कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया चीज जानना है, मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है, तो इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत विकास होता है। और सतत शिक्षा डेफिनेटली व्यक्तिगत विकास के लिए ही बनाया गया है कि एक व्यक्ति अगर चाहता है कि उसको किसी वजह से, उसने अगर अपने स्टार्टिंग लाइफ में शिक्षा ग्रहण नहीं किया, या उसने शिक्षा ग्रहण भी किया लेकिन किसी वजह से उसको और आगे बढ़ाना चाहता है, वो जिंदगी में और सीखना चाहता है, वो और ग्रो करना चाहता है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सतत शिक्षा कहीं ना कहीं जो है मानव के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। इसमें तमाम सारी चीजें आ सकती हैं, नृत्य आ सकता है, नौटंकी आ सकती है, गीत आ सकता है, आपका कुछ चीजें सीखने का, कुछ स्किल्स का, आपको टेक्निकल स्किल चाहिए, आपको स्पिरिचुअल स्किल चाहिए, आपको एक्नॉलेज चाहिए, आप बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स आपके हो गए, हार्ड स्किल्स हो गए, मतलब बहुत सारी चीजें हैं आपको जिंदगी में एक्सप्लोर करने के लिए। इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू परसीव दैट थिंग, आप उसको कैसे लेते हो, या आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है। तो ये व्यक्ति के विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अब बात करें अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपसे कि प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है, इससे अधिक प्रभावशाली और सफल बनाने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे। प्रौढ़ शिक्षा आपको समझ में आ रहा है। प्रौढ़ शिक्षा मतलब कि हम जब एक प्रौढ़ स्थिति में पहुंच जाते हैं, अपनी लाइफ में हम प्रौढ़ एज में पहुंच जाते हैं, और उस एज में जो हम शिक्षा लेते हैं वो प्रौढ़ शिक्षा कहलाएगी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। और प्रौढ़ शिक्षा से तात्पर्य के बारे में बात करें तो उन व्यक्तियों को साक्षर करना है जो बड़ी आयु के हो चुके हैं, यानी कि प्रौढ़ अवस्था में क्या होता है, जब हम अपनी टीन एज से आगे बढ़ जाते हैं तो वो प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। तो बड़ी आयु के हों जो किन्हीं कारणों से या तो प्राथमिक शिक्षा नहीं दी जा सकी है, या किसी रूप में वो क्या है, अपूर्ण है, पूरी नहीं हो पाई है, या भुला गए हैं, या फिर वो निरक्षर है, तो उनको मतलब एक एज होने के बाद जो हम शिक्षा देते हैं वो कहलाता है आपका प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के लिए विभिन्न नामों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए समय समय पर अनेक जो है कार्यक्रम विभिन्न देशों में अपनाए गए हैं। समय की मांग एक एवं व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार इनकी संकल्पना किया जाता है। जैसे कि आप देखोगे, अभी मैं जो है साइकोलॉजी कर रहा हूँ जो है MA से, तो मैंने देखा है कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मैं ही सबसे छोटा हूँ उसमें साइकोलॉजी में, मतलब कि मेरी जितने भी बैच है, पूरा बैच है ना 100-200 लोगों का जो पूरा टीम होता है हमारा, तो पूरा बैच में मैं ही सबसे छोटा हूँ, यानी कि मेरे से छोटा कोई नहीं। सभी लोग, कुछ लोगों के तो बूढ़े हो चुके हैं, कुछ लोग अभी जो है 40-50 के हैं, कुछ लोग 60 के हैं, कुछ लोग 30 के हैं, मतलब मैं ही सबसे छोटा हूँ। यानी कि मतलब उनको एक टाइम के बाद वो कुछ जॉब
कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर चुके हैं, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं मुझे साइकोलॉजी सीखनी है, तो उन्होंने इग्नू के माध्यम से, जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है, अब जाकर के वो रेगुलर क्लास तो कर नहीं सकते, तो ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से सीख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हम उसमें बात करते हैं तो समझ में आता है कि मतलब अगर आप चाहते हो प्रौढ़ अवस्था में भी अगर आपके कुछ अंदर बचा हुआ है कि हाँ मुझे सीखना है, तो प्रौढ़ अवस्था में जो आपको शिक्षा दिया जाए वो कहलाता है आपका प्रौढ़ शिक्षा। ओके, और सामाजिक शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो प्राणिक जो प्रौढ़ शिक्षा है उसका नाम समाज शिक्षा करने का जो श्रेय है वो भारत के शिक्षा मंत्री स्वर्गीय अब्दुल कलाम आजाद को है। सोशल एजुकेशन नामक पुस्तक में दिया इन्होंने ये चीज दिया हुआ है, और समाज शिक्षा की एक ऐसी परिभाषा दी है जो साक्षर प्रसारता तक सीमित हो। इसके अंतर्गत साक्षरता के साथ साथ प्रौढ़ों के विकास के लिए नागरिक और आर्थिक स्वास्थ्य प्रदान किया गया है। यानी कि प्रौढ़ शिक्षा को ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा है कि यह सामाजिक शिक्षा, यानी कि हम जब प्रौढ़ अवस्था में चले जाते हैं हमारे अंदर एक समझ डेवलप हो चुकी होती है कि हमें जिंदगी में क्या करना है, या क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि एक आपकी मेंटल स्टेट स्टेबल हो चुकी होती है। और उसके बाद जो आप एजुकेशन लेते हो वो कहीं ना कहीं या तो आप अपने बेनिफिट के लिए, अपने समाज के बेनिफिट के लिए, अपने समाज के लोगों के बेनिफिट के लिए, अपने समाज के लिए लेते हैं, तो वो शिक्षा कहलाती है आपका सामाजिक शिक्षा। ओके, अब सामाजिक शिक्षा का पंचमुख जो है कार्यक्रम होता है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें आता है आपका साक्षरता का प्रसार करना, यानी कि जो प्रौढ़ शिक्षा होता है इसका काम क्या है कि साक्षरता को प्रसार करना, स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान कि सभी को अपने हेल्थ के बारे में पता चल सके, वयस्कों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कि सभी लोगों को पैसा कम से कम फाइनेंशियल स्टेटस उनकी ठीक ठाक हो जाए। चौथी चीज है नागरिकता की भावना का विकास और अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति चेतना। पांचवा चीज है व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके स्वस्थ मनोरंजक प्रक्रियाओं का आयोजन। अब अगर बात किया जाए दूसरा आगे जो क्वेश्चन पूछा है कि इससे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए क्या सुझाव दिया जाएगा, तो इसके बनाने के उपाय है। सबसे पहली चीज है आपका सामाजिक शिक्षा के लिए उपयुक्त नीति की आवश्यकता है, कि मतलब एक ऐसा जो है करोड़ों की संख्या में निरक्षर व्यक्ति है जो कि समाज में शिक्षा देने के लिए अत्यंत द्रुह है उनको, तो इस समस्या के लिए कोई ना कोई रूल्स, कोई ना कोई नियम बनना चाहिए जिससे कि मतलब अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण किया जा सके। दूसरा चीज है आपका धन की कमी, यानी कि समाज शिक्षा के विकास में सबसे अधिक बाधा धन का अभाव है। यद्यपि हमारा देश एक गरीब देश है और देश की सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमें भी आज पहले की तुलना में अधिक व्यय करना पड़ता है, परंतु यदि देश को उन्नत बनाना है तो देश की से अज्ञानता और निरक्षरता को दूर करना पड़ेगा और एजुकेशन पर पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे दिल्ली ने एजुकेशन पर पैसा खर्चा किया है, दिल्ली के एजुकेशन लेवल आप देख सकते हैं, दिल्ली के स्कूल्स देख सकते हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल्स देख सकते हैं, यानी कि जो बेसिक हमारी नीड्स है ना उस पर पैसा गवर्नमेंट के द्वारा खर्च होना चाहिए, तो वो एक चीज है। तीसरा है आपका समाज शिक्षा को व्यापक रूप देने की आवश्यकता है, कि जो ये समाज शिक्षा है या प्रौढ़ शिक्षा है इसको व्यापक रूप दिया जाए, यानी कि कोई व्यक्ति अगर बड़ा हो गया तो उसको शर्म ना आए सीखने में कि मैं अब तो मेरे बच्चे हो गए, अब मैं कैसे सीख सकता हूं, या अब मैं स्कूल कैसे जा सकता हूं, या मैं ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड कर सकता हूं, अब तो मुझे बहुत कुछ और करना है, अब ये चीज नहीं हो सकती। मैं यानी कि मतलब कि जो आपके समाज शिक्षा है इसको व्यापक रूप दिया जा सके। पाठ्यक्रम की जो समस्या है उसको दूर किया जाए, यानी कि इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम की एक जटिल समस्या है। जिस प्रकार का पाठ्यक्रम बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है उससे वयस्कों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रौढ़ों में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं तथा दोनों की सामाजिक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, अतः पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय इस चीज ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे कैसे ये दूसरों के लिए भी यूजफुल होने वाला है। ओके, तो इसमें आपका शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होनी चाहिए, अध्यापकों की आवश्यकता होनी चाहिए, यानी कि समाज शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगभग 10 लाख से ज्यादा अध्यापकों की आवश्यकता होगी। अध्यापकों की इसी विशाल संख्या की पूर्ति के लिए यह सुझाव दिया गया है कि प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों और कॉलेजों के छात्रों से समाज शिक्षा के अध्यापक का कार्य आवश्यकता अनुसार लिया जाए। विशेष रूप से समाज शिक्षा के लिए नियुक्त अध्यापकों को समाज शिक्षा की विधियों, प्रौढ़ शिक्षा, मनोविज्ञान के ग्रामीण चीजों, इन सभी चीजों के बारे में बात किया जाता है जिससे कि वो सभी मिल करके इसको और भी अधिक प्रभावशाली और बेहतर बना सकें। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण शिक्षा क्या है, विशिष्ट कारणों के आधार पर इसकी आवश्यकता को सिद्ध करो कि पर्यावरण जो एजुकेशन है वो विभिन्न कारणों के अनुसार वो चीज इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, एजुकेशन मतलब शिक्षा है, शिक्षा मतलब जानकारी, लर्निंग। पर्यावरण मतलब क्या है कि हमारे पर्यावरण से जो हमारे चारों तरफ का आवरण है, हमारे चारों तरफ का क्षेत्र है, उसके हिसाब से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए बेहतर क्या है, उसके बारे में जानना ही कहलाएगा आपका पर्यावरण शिक्षा। अगर हम बात करें पर्यावरण शब्द की तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर का, आवरण मतलब क्या होता है, ढका हुआ गया, घेराव। अर्थात पर्यावरण उन तमाम चीजों को कहते हैं जिनसे व्यक्ति का घिरा हुआ रहता है। पर्यावरण के प्रति तमाम सारे विचारकों ने अपने अपने विचार रखे हुए हैं।
जो किसी एक वस्तु चारों ओर से घेरे हुए हो, उस पर प्रभाव डालती हो, वो पर्यावरण कहलाता है। तो इस तरीके से हमारा जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण के बारे में हमें अवेयर होना इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण का क्षेत्र व्यापक है और शिक्षा के माध्यम से हम इसकी जो है विशद जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पर्यावरण क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। विभिन्न प्रकार के विश्व संगठन जैसे यूनेस्को स्वास्थ्य जो है केंद्र है, विश्व स्वास्थ्य केंद्र जिसको हम WHO कहते हैं, विश्व मजदूर संगठन है WLO कहते हैं, या योम जो है सर्वाधिक देशों की शैक्षणिक संस्थाएं आदि में पर्यावरणीय शिक्षा के अध्ययन पर बल दिया जाता है, जिससे विश्व स्तर पर पर्यावरण के लिए एक नई सचेतना जागृत हो सके, जिसमें तमाम सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। मतलब कि एजुकेशन के माध्यम से जो है, शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को के बारे में जानकारी दिया जा सके कि हम जो आज जो मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जो आज केमिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है, कितने हानि हो रही है, हम जो भी ये चीजें यूज कर रहे हैं ये हमारे पर्यावरण के लिए कितनी बेहतर है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण से ही जुड़े हुए हैं। हमारा पर्यावरण अगर खराब हुआ, हमारी जो चारों तरफ का आवरण खराब हुआ, तो हम भी खराब हो जाएंगे, हमारी भी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ बेहतर हो, हमारा हेल्थ बेहतर हो, तो हमें अपना पर्यावरण बेहतर रखना पड़ेगा। ओके, तो पर्यावरणीय शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है। इसमें जो है सतत शिक्षा के क्षेत्रों में पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व अपने आप में बढ़ता चला जा रहा है। जीवन के प्रति जो है समस्ता जो है उसका बोध होता है, और यह तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य के जीवन में जो है एकात्मकता की भाव हो और सृष्टि के प्रति समान और मैत्री का भाव बढ़ाया जाए, कि जो है प्रकृति से प्रेम हो, प्रकृति के बारे में सोचा जाए कि वो क्या हो रहा है। जैसे कि आप देखोगे, अभी आप इस टाइम पीरियड पर देखोगे सदगुरु एक बड़े मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में वो जाकर के अलग अलग लीडर्स को जगा रहे हैं, अलग अलग लीडर्स को बता रहे हैं कि हाँ सॉइल मूवमेंट वो चला रहे हैं, सॉइल मूवमेंट नाम से उनका मूवमेंट है, जिसमें उन्होंने बताया कि मतलब कि अभी आने वाले टाइम पीरियड में, ये केवल वो नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आने वाले 20 से 25 सालों में हमारी जो सॉइल है वो सैंड में कन्वर्ट होने वाली है, यानी कि हमारी जो मिट्टी है वो बालू में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर हमने अभी टाइम रहते उस पर काम नहीं किया। और हमारे पास इसको चेंज करने के लिए, जो सैंड हमारी सॉइल में कन्वर्ट हो रही है, इसको चेंज करने के लिए हमारे पास केवल 7 साल है। तो अगर हमने, पूरी गवर्नमेंट ने, पूरी दुनिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो विद इन आफ्टर द 7 ईयर्स हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, और हमारा जब जमीन सैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास खेती करने के लिए जमीन नहीं बचेगा, या हम जमीन में कुछ चीजें उगाएंगे नहीं, फूड नहीं होगा, तो लोगों को खाने में प्रॉब्लम होगी। लोगों को खाने में प्रॉब्लम होगी तो लोगों में आपस में खाने के प्रति क्या होगा, होड़ लगेगी, मार काट मचेगा, पूरी दुनिया में युद्ध हो सकता है। तो ये सारी बड़ी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, इसके बारे में अगर लोगों को अवेयर किया जाए कि वो किस तरीके से अपने पर्यावरण का यूज करें, किस तरीके से वो पर्यावरण में रहे जिससे कि उनका पर्यावरण बेहतर हो, उनकी जो पर्यावरण में उनका पानी है, जल के बारे में सदगुरु ने इससे पहले भी एक मूवमेंट चलाया हुआ था, सेब कावेरी करके। तो मतलब कि कुछ लोग इस तरीके से अवेयर जब करते हैं लोगों को, या फिर एजुकेशन के माध्यम से बताया जाता है कि मतलब आप अपनी लाइफ में जिन भी चीजों का यूज कर रहे हो उसको किस लेवल तक आपको करना चाहिए, किस लेवल तक आप बेहतर हो, किस लेवल पर आप चीजों को खराब कर दे रहे हो, ये सारी चीजें बताना, ये सारी चीजें पता करना, ये सभी चीज है, विशिष्ट कारण है, इनके आधार पर इसकी आवश्यकता सिद्ध है कि पर्यावरण के बारे में बताना चाहिए। अदरवाइज ये सारी चीजें जो लगातार केमिकल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, मनुष्य अपने महत्वाकांक्षा में अंधा होता चला जा रहा है, उसको अवेयर करने की जरूरत है कि भाई रुको, एक लेवल तक आप चीजों का दोहन करो, चीजों को यूज करो, जितना तुम्हें जरूरत है उतना यूज करो, उसका दोहन ना करो, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी ख्याल करो। ये सारी चीजें हम जान पाएंगे, हम सीख पाएंगे जब हमें प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से या फिर सतत शिक्षा के माध्यम से पर्यावरणीय शिक्षा हम तक पहुंचाई जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए मेरे दोस्त। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है तो आप लोग मुझे कमेंट में इस वीडियो में जरूर बताइएगा कि मैं स्पीड क्या बहुत तेज कर दे रहा हूं। आई होप मतलब समझ में आ रहा होगा जरूर आप लोगों को। ओके, लेकिन थोड़ा सा स्लो पढ़ाना चाहिए यार, सच में। आप लोगों के कई सारे वीडियोस में मेरे कमेंट है, बट वो वीडियोस मेरे बहुत पहले के हैं, सब मैं बहुत तेज बोला करता था कि मतलब जल्दी जल्दी खत्म करके करना। शुरू में होता है ना, जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको वीडियो के सामने आना या ऑडियो में बोलना थोड़ा सा डर सा लगता है। ओके, अगला बात करते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कह रहा है आपसे कि बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में अभिभावक शिक्षा की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। अभिभावक शिक्षा मतलब कि पेरेंट्स टीचिंग, यानी कि पेरेंट्स को भी कुछ ना कुछ चीजें जाननी जरूरी है ना। जब तक पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होंगे, जब तक पेरेंट्स को पता नहीं होगा कि एजुकेशन का महत्व क्या है, जब तक पेरेंट्स एक अच्छे माहौल में अपने बच्चों को रखेंगे नहीं, एक एजुकेटेड माहौल में रखेंगे नहीं, तो बच्चा स्कूल में कुछ घंटे रहता है लेकिन घर पे आकर के वो ज्यादा घंटे रहता है। तो जिन परिवार के, जिन अभिभावक के साथ वो रह रहा है, अगर वो बेहतर नहीं हुए, उनकी लर्निंग नहीं है, उनकी शिक्षा नहीं है, तो बच्चा भी बेहतर
बहुत कम चांसेज होते हैं होने के। तो प्रसिद्ध जो सर्वोदयी विचारक थे और बुनियादी शिक्षा के जो विशेषज्ञ हैं श्री मन्ना राव, उनका विचार है कि भारत में शिक्षा की पुनर्संरचना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में हर स्तर पर अभिभावक द्वारा सक्रिय रूप में भाग लेना एक आवश्यक कदम समझा जा रहा है। यानी कि प्रारंभिक स्तर से ही माता और पिता को अपने बच्चों की उन्नति के प्रति उचित ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अध्यापक और अभिभावक में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। शैक्षणिक संस्थाओं में के प्रधानों की छात्रों के व्यवहार और अनुशासन के निर्माण के लिए अभिभावकों की सहायता लेनी चाहिए। वास्तव में प्रत्येक परिवार जो है वास्तविक रूप से एक आधारभूत शैक्षिक इकाई के रूप में विकसित होना चाहिए। वास्तव में आज के परिवेश में शिक्षा की जो पुनर्रचना है उसमें अभिभावकों को अलग नहीं किया जा सकता। वास्तव में आवश्यकता यह है कि बालक के व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार किया जाए जिससे कि वह समाज का एक क्या हो सके, सुयोग्य नागरिक बन सके। और यह कहा जा सकता है कि जैसे माता पिता वैसा बालक बनता है। एक शिशु से प्रौढ़ मनुष्य का रूप धारण करने में पूरा महत्व जो होता है वो माता पिता को ही दिया जाता है। परिवार अथवा अभिभावक के संरक्षण के अभाव में मानव शिशु ना तो जीवित ही रह सकता है और ना ही उसका सामाजिकरण ही संभव है। इसलिए इसको देखते हुए अब जो है अभिभावक शिक्षा पर बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अभिभावक शिक्षा के तमाम सारे उद्देश्य हैं जिसको लेकर के बात किया गया है, जिसमें पहला उद्देश्य है आपका कि शारीरिक विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान करना, कि बच्चों को समुचित अवसर प्रदान कराएं। जो है अभिभावक स्वच्छता के प्रति ध्यान देना कि बच्चा स्वच्छ कर रहा है, स्वच्छता के प्रति ध्यान दे रहा है नहीं। मानसिक विकास के लिए प्रोत्साहन करना बच्चों को, भावात्मक वातावरण का निर्माण। और जब ये सारी चीजें एक फैमिली कर रहा होगा और उसको स्कूल में भी वो सारे गाइडेंस मिल रहे होंगे तो उस बच्चे के निखरने के, आगे बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जो है नैतिक उत्तरदायित्व के प्रति सचेत करना, धार्मिक वातावरण का निर्माण करना, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति ध्यान देना, सांस्कृतिक चेतना का विकास उसके अंदर करना, व्यवसायिक उत्तरदायित्व के प्रति ध्यान देना, जीवन की व्यवहारिकता के प्रति जागरूकता पैदा करना, मनोरंजन के साधनों के प्रति जागरूकता पैदा करना, शिक्षा के प्रति चेतना विकसित करना, परिवार और विद्यालय के बीच जो है उचित तालमेल बैठाना, अंधविश्वास जो है और सामाजिक कुरीतियां हैं उनके प्रति चेतना पैदा करना। तो ये सारी चीजें आगे जाती हैं। ये सारी चीजें क्या होती है, एक उद्देश्य होता है कि अभिभावक शिक्षा अगर मिलना है तो उसका ये उद्देश्य होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं आगे अभिभावक शिक्षा की विधियां क्या हैं, कैसे कैसे अभिभावक शिक्षा की विधियां हो सकती है। तो सबसे पहले आता है प्राचीन भारतीय व्यास पद्धति। दूसरा आता है आपका वानप्रस्थीय और सन्यासी जन शिक्षक के रूप में, या फिर आकाशवाणी कार्यक्रम हो गया, या दूरदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से, या चलचित्र के माध्यम से, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से, सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय के माध्यम से, क्लब के माध्यम से। इससे मतलब अभिभावक शिक्षा बढ़ सकती है, अभिभावक शिक्षा जो है ग्रहण कर सकते हैं, जिससे कि उनके बच्चे भी आगे चल करके बेहतर होंगे। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका सामुदायिक जीवन के लिए सतत शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करो कि अगर हमें एक बेहतर सामुदायिक जीवन जीना है तो उसके लिए सतत शिक्षा की क्या आवश्यकता है। तो देखो, आई होप वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। सामुदायिक जीवन की में सतत शिक्षा के बारे में बात करें तो सतत शिक्षा में एक नवीन अवधारणा का प्रवेश हुआ है, गृह सदस्यता की शिक्षा। यानी कि भारत में परिवारों की दयनीय और विसंगतियों को पूर्ण स्थिति को देखते हुए आवश्यक समझा गया है कि सतत शिक्षा का यह उत्तरदायित्व भी दिया जाए कि वह भारतीय परिवारों की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में भी कार्य करें। और इसीलिए सतत शिक्षा में यह नवीन कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है जिसे गृह सदस्यता का प्रशिक्षण कहा जाता है या फिर एक पारिवारिक सदस्यता कहा जाता है। मतलब कि एक एजुकेशन का ऐसा पैटर्न बनना चाहिए जिसमें उसको ये चीजें भी सिखाई जाए कि उसको एक फैमिली में कैसे रहना है, उसके रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए। क्योंकि देखो, अगर दुनिया में बहुत बड़ा एक रिसर्च किया गया जिसमें यह पता चला कि दुनिया में जिन लोगों के रिलेशनशिप बेहतर थे उनकी जिंदगी ज्यादा हैप्पीनेस थी, उनकी जिंदगी ज्यादा खुशी खुशी गुजरी। और जिनके रिलेशनशिप खराब थे, भले वो करोड़पति रहे हों, अरबपति रहे हों, लेकिन उनकी जिंदगी उतनी बेहतर नहीं गुजरी। तो इससे समझ में आता है कि मतलब ये चीज जो सामुदायिक जीवन है, इसका भावना है, ये चीज व्यक्ति के अंदर होनी ही चाहिए। गृह सदस्यता के लिए कई सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि पारिवारिक वातावरण को सुखद और सौहार्दपूर्ण बना सके, व्यक्तियों में समायोजन की जो है व्यवस्था आ सके, उनमें सहायक हो सके, परिवार की स्थिति सुधर जाएगी अगर एक सामुदायिक भावना अच्छे से आ रहा है, स्वावलंबी जीवन की को प्रोत्साहित किया जाए कि व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम करना सीख जाए, सामूहिक और सार्थक जीवन को प्रोत्साहन देना, परिवार को बदलते स्वरूप में तालमेल की आवश्यकता, लघु और स्वस्थ परिवार के लिए प्रयत्नशील होना। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं कि एक गृह सदस्यता कैसे लिया जाए। सामुदायिक जीवन में जो है पारिवारिक सदस्यता की शिक्षा की तरह ही आजकल क्या है कि सामुदायिक जीवन की शिक्षा की व्यक्ति को एक समुदाय में कैसे रहना चाहिए, एक समुदाय में आपके क्या रूल्स हैं, क्या आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे एक समुदाय में रहना चाहिए जिससे कि समुदाय के साथ हम मेल जोल बना करके प्रेम से उस समुदाय के सदस्य बने रहें और जिससे कि हमारी इमोशनल एक बॉन्डिंग बनी रह सके।
तमाम सारी इसमें चीजें आ जाती हैं। अगर एक व्यक्ति उस चीजों को फॉलो कर रहा है, एक व्यक्ति उन चीजों को पालन कर रहा है, तो वो एक समाज का, समुदाय का सदस्य, बेहतर सदस्य बन सकता है। ओके, अब आगे बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि शिक्षा किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियों की दशा सुधारने में सहायक हुआ है। यानी कि ये कह रहा है कि जो स्त्रियों की दशा सुधर रही है उसमें जो है सतत शिक्षा किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो देखो, प्राचीन भारतीय संस्कृति का आधार रहा है यत्रा नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, यानी कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रहते हैं, उसे शक्ति स्वरूप माना जाता है। समाज की उन्नति में स्त्रियां पुरुषों के समान सहयोग करती हैं। सतत शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से बहुत सारी चीजें सामने आ रही है हमारे, जिसमें कि हमारा प्रजातंत्र में शिक्षा की स्वतंत्रता मिल गई है स्त्रियों को, आर्थिक दक्षता हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, अवसरों की समानता हो गया, इन सभी चीजों पर बल दिया जाता है। लेकिन अभी भी हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सामाजिक परिवर्तन जो है की दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। अभी भी शोषण, वर्ग जो है संघर्ष, महिला उत्पीड़न, बाल विवाह, दहेज, सांप्रदायिकता, रूढ़िवादिता, भ्रष्टाचार, श्रम के प्रति निरादर, इसमें वृद्धि बढ़ती ही जा रही है, वृद्धि ही हुई है। देखोगे आप, जैसे इससे उत्पादक क्षेत्रों में भी बहुत सारी जगहों पर जो है अभी जो एजुकेशन बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, लोगों को सतत शिक्षा दिया जा रहा है, तो लोग अपनी लाइफ में स्किल्स पर भी काम कर पा रहे हैं। लड़कियां भले ही है, कई सारे क्षेत्रों में हमने हर क्षेत्र में ऑलमोस्ट अभी आप देख लो कि लड़कियां हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। अब बस उनको अपनी माइंडसेट बदलने की जरूरत है कि वो इक्वल है मेन के, ना वो मेन से ज्यादा है ना वो मेन से कम है, दे आर इक्वल। आप इक्वल हो। अगर आप लड़की है ना तो आप बड़े नहीं है या बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है या कम इंपॉर्टेंस नहीं है, यू आर इक्वल और आपको इक्वल होना चाहिए। इक्वल से ज्यादा की एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए, कम की एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए, यू आर इक्वल। इसमें तमाम सारे व्यवसाय आ जाते हैं, जैसे अध्यापन व्यवसाय में हो गया या फिर गृह उद्योग प्रशिक्षण हो गया। जब से शिक्षा आया है तो स्त्रियों की दिशा में यहां आया, जिससे उनकी मतलब जो आर्थिक स्थिति है अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूत कर रही है। फल संरक्षण के काम में हो गया, जैसे कि आजकल संरक्षित फल और सब्जियां काफी लाई जा रही हैं। इसमें महिलाओं को ऐसे प्रशिक्षण के लिए उपयोगी समझा जाता है क्योंकि वो घर परिवार में सारी चीजें कर रही होती हैं। जो गृह के काम है, जैसे कि टोकरी बनाना हो गया, पापड़ हो गया, स्वेटर, मोमबत्ती, अगरबत्ती, बुक बाइंडिंग जो हो गया, लिफाफे बनाना हो गया, तो ये सारी काम जो है इसमें महिलाएं काफी जो है चतुर होती हैं, काफी उसमें आतुर होती हैं। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। हस्तशिल्प हो गया, जैसे कि गांधी जी ने इस बात की कल्पना पहले ही कर लिया था कि प्रचलित विद्यालयों में बेसिक शिक्षा में इसे लागू किया जाना चाहिए। इसलिए महिलाओं को भी कटाई, बुनाई, लकड़ी का काम, चर्म कार्य, चटाई बनाना, बीड़ी बनाना, कालीन बनाना, इन सभी का प्रशिक्षण देकर के उन्हें एक स्किल्स डेवलप किया जाए। बागवानी करना हो गया, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, क्योंकि महिलाओं का रुझान आप देखोगे तो प्रसाधन की तरफ, सौंदर्यता की तरफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए यह एक बेहतर कमाई और सर्वसुलभ और कम लागत की लच्छी कमाई का व्यवसाय बन सकता है। अतः नारियों के विकास में शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से काफी महत्वपूर्ण चेंज जा रहे हैं, जिससे कि वो अब ऐसे क्षेत्रों में जा रही हैं जहां से उनको फाइनेंशियल स्टेटस अपने आप को बरकरार रख सकें, वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकें। क्योंकि जब तक आप डिपेंडेंट हो किसी पर ना, यू कैन नॉट बी हैप्पी। मे भी आपके पास लाखों करोड़ों आ रहे हो, लेकिन अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हो ना तो वो चीज आपको खुशी नहीं मिलेगी। आपके पास थोड़ा कम ही है, लेकिन वो आपके अपने हैं, वो आपके एफर्ट हैं, वो आपकी स्किल्स दिखाते हैं, वो आपको जिंदगी में सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ यार मैंने ये जिंदगी में उखाड़ा है, ये काम मैंने किया हुआ है, ये मेरी पहचान है। अब जब अपनी पहचान बनाते हो ना तो उसकी अपनी ही एक इंपॉर्टेंस होती है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती आपको। तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, एजुकेशन का। आगे बात करते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, दहेज की समस्याओं के समाधान के लिए सतत शिक्षा के योगदान का वर्णन करो। दहेज की समस्या, आपको पता ही है कि दहेज कितनी बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। जिसके भी घर में मतलब बेटियां हैं, जिनके घर में लड़कियां हैं, उनके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो। मतलब बचपन से जैसे बेटी पैदा हुई ना, स्टार्ट हो जाता है उनके लिए सेविंग करना, बचाना कि हाँ अब तो भाई मतलब इसकी शादी करनी है, इतना इतना बचाना पड़ेगा, तब जाकर के मतलब इसकी शादी होगी, इसको दहेज देना पड़ेगा, इतना सामान देना पड़ेगा। मतलब ये चीज़ आप नॉर्मल तौर पर अपनी लाइफ में अपने आसपास अपने घर में ये चीज़ देख रहे होंगे। तो किस तरीके से विवाह की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनमें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि विभिन्न समस्याओं में से कोई भी इतनी महत्वपूर्ण या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बड़ा गंभीर समस्या ये दहेज की प्रथा बनती चली जा रही है। प्रतिवर्ष हर साल हजारों की संख्या में स्त्रियां केवल दहेज के कारण आत्महत्या करने पर विवश हो जाती हैं या उनकी हत्या तक कर दी जाती हैं। हमारे देश में रसोई गृह कितना पक्षपात करते हैं इसके उदाहरण समाचार पत्रों में आपको पढ़ने को मिलते हैं। वो बेटियों को नगण्य वरन बहुओं को जलाने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं।
दहेज को वर मूल्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दहेज वह शर्त है जिसे पूरा किए बिना शादी नहीं हो सकती है। और साधारणतः दहेज वह संपत्ति है जो कि विवाह होने पर एक पुरुष अपनी पत्नी या उसके परिवार से पाता है। दहेज वो कीमती वस्तुएं हैं जो एक विवाह में किसी भी पक्ष के संबंधी विवाह में देते हैं। दहेज प्रथा को रोकने के लिए तमाम सारे अधिनियम लाए गए। दहेज अधिनियम जो है, दहेज विरोध अधिनियम 1961 लाया गया, दहेज विरोधी संशोधन कानून 1984 लाया गया, दहेज निरोधक संशोधन कानून 1986 लाया गया। लेकिन दहेज समस्या का जो है ये समाधान नहीं हो पा रहा है। और इसका समाधान तभी हो सकता है ना जब एक एक व्यक्ति जागेगा, जब जो बच्चे जो स्टूडेंट्स मुझे अभी ये सुन रहे हैं उनके अंदर इतनी जागृति होगी कि मुझे भीख नहीं मांगना है। मेरे दोस्त, भिखारी ना बनो। जिंदगी में जो तुम्हें हासिल करना है ना, अपने बल पर हासिल करो। भीख मांग करके, किसी का गला दबा करके अगर आप हासिल कर रहे हो ना वो चीजें, आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे, कभी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बढ़ पाएगा। मेरे दोस्त, आप भिखारियों की तरह किसी के सामने मांग रहे हो, कोई आपको आपकी अपनी बेटी दे रहा है, कोई आपको मतलब अपने जिगर का टुकड़ा ला करके तुमको दे रहा है कि तुम एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी रहो, ला करके आपको दे रहा है, आपको अपनी लड़की दे रहा है, आपको पैसे चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए। मतलब शर्म नाम की कोई चीज भी होती है, लेकिन ये चीजें धीरे धीरे समाज में खत्म हो रही है। सबको लगता है कि यह चीज बुरा है, लेकिन ये चीज हो रही है। तो इसको हम अगर इस समस्या के बारे में बात करें, और इसके बारे में जितनी ज्यादा बात की जाएगी, जितना ज्यादा इस बारे में अवेयरनेस फैलाया जाएगा, जितना ज्यादा इस बारे में शिक्षा दी जाएगी, एजुकेट किया जाएगा, शुरुआत से एक बच्चे के अंदर ये बीज जब डाल दिया जाएगा कि नहीं ये चीज गलत है, ये चीज मुझे नहीं करनी है, तो धीरे धीरे हो सकता है हमारा समाज बदल जाए। तो इसमें कहा गया है कि दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सतत शिक्षा की अहम भूमिका है। भारत में प्राचीन काल से ही यह चीज कहा जा रहा है कि जो है नारिस्थ पूजिते ना रमनते तत्र देवता, यानी कि इस भावना का सहारा लिया जा रहा है। सतत शिक्षा ही इस कार्य प्रधान देश के लिए हाथ जो है हल निकाल सकती है। जैसे कि बालिकाओं को उत्पादक कार्यों की शिक्षा देना हो गया, दोहरे मापदंड का त्याग, यानी कि एक ही माता पिता जब अपनी कन्या की शादी के लिए जाते हैं तो दहेज का विरोध करते हैं, और जब लड़के की शादी की बारी आती है तब तो दहेज चाहिए भैया, तब तो ठीक है, तब दहेज मिलना चाहिए। लेकिन लड़की की बारी आएगी तो ना ना ना, ये तो बहुत गलत चीज है, दहेज नहीं होना चाहिए। ये चीज होती है, आप देखते हो, ये चीज आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा। दहेज विरोधी प्रचार प्रसार होना चाहिए, अधिक आयु में विवाह होना चाहिए। जब लड़के बड़े हो जाएंगे, क्या होता है ना, हम बच्चे छोटे रहते हैं तभी शादी हो गई, अब शादी हो गई, अब उनको पता ही नहीं कि हम दहेज ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। मतलब उनको पता होता है कि दहेज, हाँ मेरे मम्मा पापा इतना मांगे हैं, इतना रुपया मिल रहा है हमको ये गाड़ी मिल रहा है, हमको बेड मिल रहा है, वो खुश हो जाते हैं यार कि मतलब इतनी सारी चीजें हमको दहेज में मिल रही है। ये नहीं पता होता कि मतलब कि वो चीज क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक एज तक पहुंचते हो ना, आपके अंदर एक मेच्योरिटी आती है ना, फिर ये चीजें शायद कुछ लेवल पर कम हो जाए, शायद आपके अंदर वो डेवलपमेंट आ जाए, शायद आप ये चीजें कहीं ना कहीं से पढ़ लो, कहीं ना कहीं से सीख लो, कहीं ना कहीं से किसी के साथ आप ऐसे रिलेशन में जाओ जहां आपको लगे यार एक दूसरे को आप समझ पाओ। जैसे क्या होता है ना, आमतौर पर ये चीजें जो दहेज वाली चीज है ना, ये अरेंज्ड मैरिज में होता है। क्योंकि अरेंज मैरिज में क्या होता है, एक दूसरे को किसी ने मिला दिया, मतलब एक फैमिली को दूसरे फैमिली को, फैमिली नेगोशिएशन कर रही है। लेकिन यही चीज अगर एक लड़के को एक लड़की से प्यार हुआ होगा ना, फिर उनके बीच में जो एक रिलेशन होगा कि मैं तुम्हारे पापा से इतने सारे यार, तुम्हारे घर में अगर प्रॉब्लम है तो मैं समझ पा रहा हूं, यानी कि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होगी, एक समझ होगा, वहां पर फैमिली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती नजर आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम थोड़े एज में हो जाए, 25 प्लस हो जाए, जहां हमारे अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी, थोड़ा सा अपने टीन एज से हम बाहर निकल सकें, फिर आपके अंदर हो सकता है वो समझ आए, कुछ एजुकेशन आप लगातार ले रहे हो, स्किल्स डेवलप कर रहे हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, शायद आप ऐसे लेवल पर हो जाओ, आप कहो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं जरूरत है, शायद उस लेवल पर आप पहुंच पाओ। ओके, सामाजिक फिल्मों का निर्माण करना, यानी कि दहेज विरोधी फिल्मों का निर्माण किया जाए, या बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिया जाए, वो अपने बल पर जिंदगी में कुछ कर पाए ना, फिर उनको भी एहसास होगा कि कोई तुम्हें झुका नहीं सकता है, कोई तुम्हें किसी चीज के लिए तुम किसी के गुलाम नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी वो एबिलिटी है, तुम अपनी जिंदगी खुद जी सकते हो, जो तुम्हें बेहतर मिलेगा फिर तुम उसके साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करोगे, किसी के साथ बंद करके आप नहीं रहोगे। तो बालिकाओं को उच्च शिक्षा देना हो गया, सामाजिक और धार्मिक संगठनों का भी योगदान जरूरी है इसमें, प्राचीन परंपराओं का ज्ञान होना हो गया, सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो गया। तो ये सभी चीजें हो जाएं, या फिर दहेज प्रथा की जो हानियां हैं ये सारी चीजें बताई जाएं, तो कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगला चीज है आपका उपभोक्ता शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य और पाठ्यक्रम को लिखिए कि उपभोक्ता शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य और पाठ्यक्रम क्या है। तो उपभोक्ता शिक्षा से क्या हमारा मतलब है कि भारतीय समाज में विशाल समस्या यह रही है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति क्या है, जागरूक नहीं है।
ना ही उसको अच्छे पढ़े लिखे और उच्च सामाजिक पदों या प्रतिष्ठा में बाजार में आए दिन उसको ठग लिया जाता है, उसके अलग अलग काम में उसको प्रॉब्लम दे दिया जाता है। यानी कि एक उपभोक्ता जो है, एक कंज्यूमर जो है, उसको भी एजुकेशन होना चाहिए कि वो जो चीज कंज्यूम कर रहा है क्या उसके लिए बेटर है, क्या उसको बेस्ट प्राइस पर मिल पा रहा है, क्या उसको समाज लूट रहा है, या लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं या देश में जो टैलेंटेड हैं वो आपको लूट रहे हैं। तो आपको एजुकेशन ऐसा मिलना चाहिए जिससे में मतलब इसका उद्देश्य अगर बात किया जाए उपभोक्ता शिक्षा का, तो सामान्य व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाने का है। जो उपभोक्ता है उनके हितों का संरक्षण करने के लिए, व्यापारी में जो ठगी हो रही है उसको बचाने के लिए है। उपभोक्ता का जो धन है उसका समुचित उपयोग होना चाहिए। नकली और असामान्य जो कंपनियां हैं उनसे उपभोक्ताओं को बचाना हो गया। मतलब कि एक तरीके से एजुकेट करना हो गया कि हाँ यार, तुम जिंदगी में जो चीजें तुम खरीद रहे हो ना, अभी देखो कि तुमसे तुम्हारा कोई भी स्टार आ जाता है, तुम्हारा कोई बॉलीवुड का स्टार आ गया, कोई हॉलीवुड का, कोई साउथ का स्टार आ गया, कोई क्रिकेटर आ गया, कोई बैडमिंटन खेलने वाला आ गया, कोई जिसको तुमने इंस्पिरेशन मान लिया है कि ये भी चीज मुझे समझ में आया, तो तुमने इंस्पिरेशन किसको मान लिया? किन चूतियों को तुम इंस्पिरेशन मान रहे हो यार? ये बॉलीवुड वाले तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या खाना चाहिए, उन्हें पता भी है क्या खाना चाहिए। वो उनकी जिंदगी उठा करके देखोगे, उन्हें पता है क्या खाना चाहिए, लेकिन वो जिस चीज को प्रमोट कर रहे हैं उन्होंने जिंदगी में वो चीज नहीं खाई होगी, वो कभी जिंदगी में खाएंगे नहीं उस चीज को जो चीज तुम्हें प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन तुमने उनको मान लिया कि यार ये मेरा तो आइडल है, ये तो मेरा है, ये एक्टर मेरा आइडल है, ये एक्ट्रेस मेरी आइडल है, इसने कह दिया तो मतलब बेस्ट होगा। मतलब कि आपने अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया। और सतत शिक्षा का यह माध्यम है कि इसके माध्यम से उपभोक्ता को शिक्षा दिया जाए कि जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो, जो भी चीज आप खरीद रहे हो, उसके प्लस माइनस उस चीज को अच्छे तरीके से समझ सको, उसमें अपना दिमाग लगा सको, चीजों को आपके हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से क्या चीज सही है वो चीज खरीदो। किसी ने आपको प्रमोट कर दिया नहीं आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स या फिर 14 निकल रहा है, वो आपको लेना चाहिए क्योंकि उसमें ये फीचर है, ये चीज है, वो चीज है, ये चीज है। अरे क्या फर्क पड़ता है वो चीज है? अगर तुम्हारी बजट है, तुम 10,000 रुपए कमा रहे हो, तुम 1.5 लाख 2 लाख का फोन लेने चले जाओगे? नहीं, तुम्हारे लिए क्या जरूरत है वो तुम्हें देखना है। हो सकता है वो तुम्हारा कोई बड़ा सेलिब्रिटी आकर के उस चीज का प्रचार कर रहा हो, दैट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप ठंडे दिमाग से सोच सको कि व्हाट इज बेटर फॉर यू, और ये एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अभी हमारे समाज में। अगला चीज है आपका 10th नंबर का कि प्रचार कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, और प्रसार कार्यक्रम के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताओ कि प्रसार कार्यक्रम क्या है। तो बेसिकली अगर प्रसार कार्यक्रम के बारे में बात किया जाए तो इसमें क्या है कि उच्च शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना, यानी कि इसका प्रसार करना जिससे कि और भी लोगों तक ये चीज पहुंच सके, जागरूकता पहुंच सके। विश्वविद्यालय और समाज को क्या है निकट लाना है, मतलब एक जागरूकता फैलाया जाए। उच्च शिक्षा को समाज की तत्कालीन समस्याओं का अध्ययन करने का अवसर दिया जाए, यानी कि जो हायर एजुकेशन में ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको समाज की समस्याओं के बारे में बात करने के लिए कहा जाए। उच्च शिक्षा को अपने सैद्धांतिक ज्ञान के व्यवहारिक और औचित्य को आंकने का अवसर प्रदान करना चाहिए। समाज और स्वयं विश्वविद्यालय दोनों एक दूसरे के विकास में सहायक हों। यूजीसी ने निर्धारित किया हुआ है कि एक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को उसके सामाजिक से अवगत कराना और उन्हें समुदाय के निकट लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूजीसी आपको पता ही है ना, जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो यूनिवर्सिटीज को एक साथ कनेक्ट करती है और उनको कमीशन मतलब उनके हर एक फैसले यूजीसी लिया करती है। तो वो कहती है कि मतलब उस महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में उनको सामाजिक जो चीजें हैं उनसे अवगत कराना इंपॉर्टेंट है कि एक विद्यार्थी है उसको समाज में कैसे जिया जा रहा है, कैसे समाज में क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में अवगत कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। शिक्षकों और छात्रों को सेवा कार्यों से अनुभव देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। समुदाय को शिक्षित करना और उन्हें राष्ट्रीय विकास में सक्रिय सहगामी बनाना यह भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। प्रसार कार्यों का स्वरूप क्या हो गया, जैसे प्रौढ़ और सामाजिक शिक्षा के काम हो गए, सामुदायिक सेवा का कार्य हो गया, जन शिक्षा का कार्य हो गया, पर्यावरण शिक्षा का कार्य हो गया, स्त्री शिक्षा संबंधित कार्य हो गया, अभिभावक शिक्षा हो गया, पारिवारिक सदस्यता की शिक्षा हो गई, जनगणना चेतना हो गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम जब इनका प्रचार प्रसार करते हैं तो प्रचार प्रसार कार्यक्रम से क्या होता है, ये चीज समाज में आगे बढ़ती है। अलग अलग तरीके से हमने बताया कि कौन कौन से प्रकार से आप इसका प्रसार प्रसार कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया प्रौढ़ शिक्षा के रूप में, सामुदायिक के रूप में, जनसंख्या शिक्षा के रूप में, पर्यावरण शिक्षा के रूप में, अलग अलग तरीके से हैं। मीडिया के रूप में आप कर सकते हो, सोशल मीडिया के रूप में कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के रूप में कर सकते हो। यानी कि प्रसार कार्यक्रम, यानी कि जो भी चीजें हैं, जो चीजें समाज में गलत हो रही हैं तो उसके बारे में बोला जाना इंपॉर्टेंट है। जो चीज समाज में प्रॉब्लम है उसके बारे में समाज में लोग जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बोलना चाहिए, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए क्योंकि लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनका ड्यूटी बनता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मेरे दोस्तों कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब जो आप एजुकेशन पढ़ते हो ना, तो एजुकेशन में आपको सिखाया जाता है कि जिंदगी क्या है यार। आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, उसमें सिखाया जाता है जिंदगी क्या है, कैसे चल रही है, क्या आपका माइंडसेट है। इसी तरीके से आपके समाज के बारे में एजुकेट किया जा रहा है कि हाँ ये सारी चीजें आपके एजुकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि आप अगर अभी देखो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप 3rd ईयर में हो, आपकी एज 21 हो चुकी है
ओके तो 21 की आपकी एज हुई है, तो इस एज में आपको ये सारी चीजें समझना है, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके समाज में जो देखने को मिल रहे हैं, ये चीजें आप तक बताई जाएं मेरे माध्यम से, किसी के माध्यम से ये चीजें आप तक पहुंच रही हैं, तो आपके अंदर वो सेंस डेवलप होना चाहिए कि हाँ यार ये चीज हम नहीं करेंगे, इस प्रॉब्लम के लिए हम लड़ेंगे या इस प्रॉब्लम के लिए हम आगे बढ़ेंगे कि ये प्रॉब्लम और लोगों को फेस ना करना पड़े। ओके तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वेलेबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स दोस्त, जाइए और एग्जाम में डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं और आप अच्छे तरीके से अपना एग्जाम्स करने वाले हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।